घर पे लेके मत बैठो उस डिग्री और टैलेंट को। वो पेशेंट इतने ज्यादा वहां पे ऐसे हैं, इतनी वैकेंसी निकल रही है, उनको रिक्वायरमेंट है, आपकी जरूरत है उन लोगों को, इसलिए सरकार इतनी वैकेंसी निकाल रही है। तो आप निकलो, पढ़ो। कंपटीशन का जो तरीका है, क्योंकि आप पहले एकेडमिक में पढ़ रहे हो, अब सीधा कंपटीशन में आ रहे हो, आप एग्जाम में बैठ जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबके पास 24 घंटे का टाइम है, लेकिन उस टाइम को यूटिलाइज आप कैसे करते हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म PW नर्सिंग वाला पर। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, आपको दिख रहा होगा, स्ट्रैटेजी टू क्रैक द नॉर्सेट इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप फ्रेशर्स हैं, 3rd ईयर 4th ईयर या फिर अभी नर्सिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो सबसे बेस्ट रहेगा और आप इसे देख के अपनी नॉर्सेट की प्लानिंग अभी से कर सकते हो कि किस तरह से नॉर्सेट को हम पास आउट होने के जस्ट बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। जबकि लोगों के बहुत सारे बैकलॉग लगते हैं, 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स तक ट्राई करने के बाद उन्हें नॉर्सेट या एम्स में सिलेक्शन मिलता है। तो उसी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरी प्लानिंग स्टार्टिंग से लास्ट तक मैं इसमें आपको बताऊंगी। तो देखते हैं क्या रहता है। जैसे कि आपने BSc नर्सिंग किया है, सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी पता चल गई होगी। अगर आपने BSc नर्सिंग किया है, BSc नर्सिंग या GNM करने के बाद आप इसमें एलिजिबल होते हो। BSc नर्सिंग वालों को कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नॉर्सेट के एग्जाम को देने के लिए नहीं होता है, जबकि GNM वाले स्टूडेंट को 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। GNM वालों को क्या चाहिए? 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस लेने के बाद वो भी नॉर्सेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन GNM वालों के पास होता है कि वो GNM करने के बाद क्या एग्जाम करें? पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का एग्जाम क्लियर करें, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का कोर्स करें, और फिर वो विदाउट एक्सपीरियंस भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जंप जो आपके लिए है कि BSc और GNM करने के बाद आप सीधा किस में जंप कर जाते हो? BSc नर्सिंग आपने पास आउट किया और आप सीधा जंप करते हो कंपटीशन इन नर्सिंग, जिसमें बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे ये नहीं बात कर रही हूँ कि नॉर्सेट नाम का ही एक एग्जाम होता है। नॉर्सेट इसलिए क्योंकि आपको एम्स में सिलेक्शन चाहिए। नॉर्सेट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपको एम्स में सिलेक्शन चाहिए, और एम्स के एग्जाम, एम्स के हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए आपको ये एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। और यही स्ट्रैटेजी प्लानिंग आप किसी भी कंपटीशन इन नर्सिंग, सीधा मैंने लिखा है कंपटीशन इन नर्सिंग, चाहे वो नॉर्सेट का कंपटीशन हो, चाहे वो ESIC हॉस्पिटल का कंपटीशन हो, चाहे वो DSSB एग्जाम का कंपटीशन हो, चाहे वो रेलवे एग्जाम का हो, CRPF का हो, या फिर आपके MNS एग्जाम का हो। MNS मींस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, MNS का एग्जाम आप दे रहे हो, या फिर सहस्त्र सीमा बल का भी एग्जाम होता है जिसमें नर्सिंग के स्टाफ चाहिए होते हैं, या फिर CHO का एग्जाम दे रहे हो, UPPSC का एग्जाम दे रहे हो, UPPSC का एग्जाम, इन सारे एग्जाम्स के लिए UPPSC बहुत सारे एग्जाम होते हैं। GMCH अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, PGI चंडीगढ़ अपना एग्जाम, हर जगह अपना अपना एग्जाम होता है। तो कंपटीशन एक्सेट्रा मैं लिख रही हूँ, जितने भी आपके कंपटीशन होते हैं उन सब में आपके लिए क्या नया होता है कि आप BSc GNM करने के बाद सीधा कंपटीशन में उतर जाते हो, और आपको पता नहीं होता कि एक्चुअल में जो कंपटीशन की तैयारी होती है वो की कैसे जाती है। कंपटीशन का जो तरीका है, क्योंकि आप पहले एकेडमिक में पढ़ रहे हो, अब सीधा कंपटीशन में आ रहे हो, आप एग्जाम में बैठ जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, MCQs किस तरह के क्वेश्चंस जो है वहां पे ऑप्शंस में होते हैं, कहाँ हमारी गलती हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आप एक तरह से फ्रेशर्स हो, और ऑलरेडी जो कंपटीशन में तैयारी कर रहा है, जो पढ़ रहा है, उस चीज को जान रहा है, वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, नॉलेज आपके पास ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाते हो। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज, आपने सब कुछ फ्रेश पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप चीजों को नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में आपको पूरा थ्योरी नहीं लिखना। अगर आपसे मैनेजमेंट पूछा गया है तो आप 10 मैनेजमेंट शायद लिख के आ जाते थे, आपके बहुत अच्छे नंबर होंगे, आप 90+ आपने BSc में स्कोर किया होगा, लेकिन फिर भी आप कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि कंपटीशन की स्टडी थोड़ी सी डिफरेंट है। उस चीज को समझना है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि आपकी रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए, आपकी, जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, कंटिन्यूटी होना चाहिए, एक डिसिप्लिन नाम की चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अगर मैंने 4 साल नर्सिंग की है ना, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, मुझे एम्स का टैग लगाना है, मुझे एम्स हॉस्पिटल में जाना है।
वहां पे नर्सिंग ऑफिसर की तरह पेशेंट को सर्व करना है। तो अगर आप ये सच में चाहते हो तो सबसे पहली चीज अपनी रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने घर वालों से प्लीज झूठ मत बोलो। सीरियस होके एक सीरियस कंपटीशन की तरह पढ़ाई स्टार्ट करना है और नोट्स बनाना है। अगर आप कोचिंग क्लासेस कर रहे हो, जितने भी स्टूडेंट अभी हमारे बैच में पढ़ रहे हैं, 3rd ईयर या 4th ईयर वाले, उनसे स्पेशली मैं बोल रही हूँ कि आप क्लास के नोट्स को हैंड रिटन नोट्स में बनाओ। जो क्लास में आप सुन रहे हो उसे हैंड रिटन नोट्स बनाओ। हैंड रिटन नोट्स इज द बेस्ट नोट्स। जैसा कि हमेशा मैंने बोला है, आपका नोट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक तरह से कंपटीशन में पढ़ाया जा रहा है। किस तरह से कौन से पॉइंट लिखने हैं वो चीजें बताई जा रही है। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये नोट्स जरूरी होता है। हो सकता है आपको लेबर की नॉलेज पूरी हो, लेकिन कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, वो चीजें यहाँ पे बताई जाती है। तभी तो पूरे 4 साल के सिलेबस को सिर्फ 4 या 5 महीने में करवाया जाता है। तो उस स्मार्ट वे में आपको वो नोट्स बनाना है, जिसे आप हमेशा बार बार एग्जाम से पहले तक भी उसे रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है डेली एमसीक्यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, क्योंकि आप कंपटीशन में आ चुके हो। अब आपको डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस इस सीरियसनेस, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी के साथ में करना है। बिना एमसीक्यूज किए आपका कॉन्सेप्ट भी इतना बोल्ड नहीं होता। ये एक रियलिटी है। जितने भी कंपटीशन स्टूडेंट, जितने भी एग्जाम में, चाहे नर्सिंग का कोई सा भी कंपटीशन हो, चाहे वो नॉर्सेट का एग्जाम हो, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी टॉपिक जो है अपेंडिसाइटिस, उसकी नॉलेज आपको बहुत अच्छे से है, लेकिन आपको पता नहीं है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उन चीजों को नहीं समझ पाते हो। इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट को और बोल्ड करने के लिए, आपने जितने भी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ा है, उन कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटर बन रहे हो, एक कॉम्पिटिशन में एग्जाम देने जा रहे हो। वहां पे 1 लाख बच्चों के बीच में बैठ के आप सेलेक्ट होने जा रहे हो। 1 लाख में अगर 1,000 बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, तो आप देख लो, आप इस कॉम्पिटिशन को करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको डेली बेसिस पे, जो यहाँ पे हमारा डेली प्रैक्टिस पेपर्स होता है, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं उसका प्रैक्टिस पेपर अपलोड किया जाता है। चाहे उसके 15 क्वेश्चन है, चाहे 20 क्वेश्चन है, चाहे उसके 50 क्वेश्चन है, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे हर सब्जेक्ट के बाद वहां अपलोड किया जाता है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको PYQ करने हैं, और ये भी देखना है कि क्या जो हम तैयारी कर रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अपने आप को भी तो आपको सेटिस्फेक्शन करना है। और हमेशा आप बोलते हैं मैं मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, मैं उसकी भी बात आपको करूंगी, लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उस एग्जाम को जानना, कि उसने लास्ट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। तो PYQ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तैयारी कर रहे हो, आपके नोटिस सेक्शन में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे ऐप में अपलोड है, वहां पे एक अलग से कॉलम बनाया गया है PYQ। बच्चे देखते ही नहीं है कि PYQ का एक सेक्शन भी है। भाई वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी हमारे यहाँ पे, अगर नॉर्सेट की मैं बात करूं तो नॉर्सेट के 5-7 साल के पेपर को अपलोड किया गया है। आप उस पेपर को उठाओ और क्वेश्चन को पढ़ो, उसके ऑप्शंस को पढ़ो कि क्वेश्चंस किस तरीके के दिए गए हैं। अगर मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, अगर मैंने मान लो मैंने बोला हेमाटोलॉजी, एनीमिया का टॉपिक पढ़ा है, तो एनीमिया के किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए, अगर आप जैसे सारे क्वेश्चंस करते हो तो आपको पता चल जाता है, आपको एक पेपर का पता चलता है, पेपर किस तरह का क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तब आप अपने कॉन्सेप्ट, अपने टॉपिक्स को और बोल्ड कर पाते हो। और मॉडल टेस्ट पेपर देने हैं, जो एग्जाम का पैटर्न है 100 नंबर का, टाइमर लगा के डेली बेसिस पे मॉडल टेस्ट पेपर। मैं डेली नहीं कह रही हूँ कि आप डेली टेस्ट दो, लेकिन आप ऑल्टरनेट डेज में या वीकली टेस्ट तो देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा आपकी गलती, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आप जान पाओगे जब आप टेस्ट दोगे। विदाउट टेस्ट दिए आप कॉम्पिटिटर हो, टेस्ट दे ही नहीं रहे हो, बैठे हुए हो, थोड़ी ना काम चलेगा, करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगी सब्जेक्ट। अब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम निकालना है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने सब्जेक्ट को समझना, सब्जेक्ट पे फोकस करना। नॉर्सेट की मैं बात करूं तो नॉर्सेट आपको सबको पता है 2 तरह से एग्जाम लेता है। पहले थोड़ा एक ही एग्जाम होता था, अब प्री और मेंस करके एग्जाम होते हैं। जो प्री का एग्जाम है, वो प्री का एग्जाम आपका 80+20 आता है। 80 नर्सिंग के क्वेश्चन और 20 नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन, जबकि मेंस में 100 क्वेश्चन होते हैं। मेंस में 100 क्वेश्चन होते हैं, और ये आपके
पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड और प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा एम्स ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करके दिया था, मेंस जो होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या फिर आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले एम्स इंटरव्यू लेता था, अब एम्स में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन जो इंटरव्यू में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो सारे आपके एग्जाम पेपर्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप इसके पैटर्न को थोड़ा सा समझें, अपने मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स दोनों को कवर करें। मेजर से तो आप 80% पोर्शन को कवर करोगे, लेकिन जो माइनर सब्जेक्ट्स को अगर आप करोगे तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है कि ये मेजर सब्जेक्ट हर एक बच्चा पढ़ के जाता है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो एग्जाम दे रहा है एमएसएन फंडामेंटल को ना पढ़े। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो ओबीजी और पीडियाट्रिक्स पढ़ के एग्जाम में ना आया हो। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने साइकेट्रिक ना पढ़ा हो। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने बोला है साइकेट्रिक हो, सीएचएन हो, ये सब हमारे मेजर सब्जेक्ट है, इसे हर एक स्टूडेंट पढ़ता है। सीएचएन की जो कॉमन चीजें होंगी, डेट्स होंगी, जो सारी चीजें उसे याद है, पीडियाट्रिक्स याद है, ओबीजी, साइकेट्रिक, एमएसएन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये। लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एजेस वाले होते हैं, लाइक आपने फार्मा को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है, आपने रिसर्च मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, रिसर्च को, मैनेजमेंट को, माइक्रोबायोलॉजी को, सारी चीजें जितनी भी है आपने माइनर सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दिया है। तो याद रखना आपका सिलेक्शन का चांस थोड़ा और बढ़ जाता है। आप उन क्वेश्चंस को भी कर पाते हो जो शायद हर एक बच्चा नहीं कर पाता है। लेकिन आप मेजर सब्जेक्ट पे फोकस करें। जो मेन सब्जेक्ट, जैसे मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करती हूँ, तो ये आपको भी पता है, इस चीज की रियलिटी आपको भी पता है कि 30 क्वेश्चन, 35-40 क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट बेस्ड नहीं होते लेकिन उसे घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, प्रायोरिटी में पूछा गया, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको मेजर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसे पढ़ना है। जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसका नोट्स बनाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रायोरिटी सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला मैंने बोला कि आप इन सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इनके हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, इसे रिवाइज करेंगे। लेकिन सिर्फ नोट्स बना के उसे रटने से हमारा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। हमारे एग्जाम में सिलेक्शन कब होगा? जब हम प्रायोरिटी और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, और खुद से करना है। ये नहीं कि दोस्त का नोट, चल यार तेरा नोट्स पढ़ लेते हैं। हमेशा आपने जो सुन के नोट्स बनाया है वो आपके मेमोरी में रिटेन रहेगा। अगर आप 1 महीने बाद भी उस नोट्स को उठाते तो आपको याद रहेगा, हाँ मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा था। लेकिन अगर किसी और का नोट्स लोगे तो शायद उस नोट्स को पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसने उस खुद अपने हिसाब से बनाया है उस नोट्स को। वहां उसने अपनी चीजें कैसे याद होंगी वो ऐड किया है, तो किसी दूसरों का नोट्स नहीं। यार वो फर्स्ट रैंकर था, उसने तो नॉर्सेट में 100 में रैंक थी, उसके नोट्स को पढ़ लेता हूँ, वो आपके काम की चीज है ही नहीं, वो आपको हेल्प करेगा ही नहीं। आपको अपना खुद नोट्स बनाना है, अपना कॉन्सेप्ट खुद सुन के क्लियर करना है। चाहे आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ रहे हो, चाहे आप कोचिंग से पढ़ रहे हो, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट को, अपने नोट्स को खुद बनाओ, और हो सके तो एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। उस शॉर्ट नोट्स की बात मैं कह देती हूँ, शॉर्ट नोट्स कैसे होने चाहिए। वो जो शॉर्ट नोट्स होता है बहुत सारी 10 कॉपी बना लेते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पे यही नहीं याद रहता कौन सी कॉपी में क्या लिखा है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स की सिर्फ एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आप हमेशा रिवाइज करते टाइम भूल जाते हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने खुद ने किया, आपको बता रही हूं मैं, कि जब भी आप क्या करो, नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो, और आपको लगता है कि मैं हर बार इस चीज को भूल जाता हूँ, प्रेशर भूल जाता हूँ, मुझे ये वीक्स याद नहीं रहते, ये डेट याद नहीं रहते, तो वो शॉर्ट नोटबुक है, उसमें लिख लो, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लो। हो सकता है कोई चीज ऐसा पैथोफिजियोलॉजी जो आपको याद नहीं होता है, ऐसा डिजीज कंडीशन है जिसके सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चिलिंग टेस्ट है, या फिर मैं कोई भी चीज बोलती हूँ कि ये पैप्समियर किया जाता है, इसमें ये चीजें होती हैं, आपको याद ही नहीं होता है, तो आप उसके वो एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख लो, कि जब भी ये पूरी नोटबुक रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स 2 पेज रिवाइज करके मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये चीजें तो मुझे हमेशा याद रहती है, ये चीजें याद नहीं रहती, इसलिए बनाया जाता है शॉर्ट नोट्स। समझ में आ गया? और उस शॉर्ट नोट्स के रिवीजन करने होते हैं, बार बार रिवाइज करना होता है, क्योंकि वो आपका शॉर्ट नोट्स वाला जो नोटबुक है वो एक ऐसा नोटबुक है जो कि आपने सारे सब्जेक्ट को पढ़ के और वहां पे बार बार भूलने वाली चीजों से बनाया है। तो जो बार बार भूलने वाली चीजें हैं शॉर्ट नोट्स में, उसे तो बहुत बार रिवीजन करना होगा। हो सकता है आप वीकली या हर 2-3 दिन में उसको रिवाइज करो, तो एग्जाम टाइम में वो आपकी गलती नहीं होगी।
एक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा, प्रायोरिटी के क्वेश्चंस को खुद से करो, ना कि कोई हम बार बार वीडियो देख रहे हैं, याद नहीं हो रहा, हमारा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। यार अपने क्वेश्चंस को बनाओ। मैंने बोला है आपको, एनक्लेक्स की बुक है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करो ना। क्या वो 15-2000 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं? 2-3 बुक है, ठीक है, उसकी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन आप उन बुक में जो क्वेश्चंस 1500 या 2000 है, उसे एक बार सीरियस मतलब खुद से टाइम देके पढ़ के देखो, उसके रैशनल को जरूर पढ़ना। अगर आप उस क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, आपका आंसर सही नहीं हो रहा है, तो आप उसके रैशनल को जरूर पढ़ना कि किस तरह से इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को दिया गया है। तब देखना आपका इंप्रूवमेंट डे बाय डे अपने आप बढ़ेगा, एक दिन में इंप्रूवमेंट नहीं होता है। और यही काम आप डेली बेसिस पे करोगे, अपने आप इंप्रूवमेंट दिखेगा। और देखो यही चीज मैंने लिखा है, बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ कि ये काम आपको कंटिन्यूटी के साथ में करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, डेली आप थ्योरी पढ़ना है। कॉन्सेप्ट का मतलब जो भी आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हो, अपना नोट्स बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, उसे डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा था और उसे 1 महीने उठाया ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा आपको ईसीजी क्या पढ़ा था, कहाँ हाइपर कैलीमिया, हाइपोकैलीमिया में ईसीजी में क्या चेंजेस हो रहे थे, सब भूल जाओगे। एसटी सेगमेंट एलिवेशन, डिप्रेशन सब गायब हो जाएगा आपका। तो आपको ये चीज थ्योरी या कॉन्सेप्ट क्लियर, जो नोटबुक है ना, थ्योरी का रिवीजन डेली बेसिस पे करना है। 3 घंटे का टाइम शेड्यूल बनाओ और डेली रिवाइज करो नोट्स को। तो रिलीवेंट स्टडी करना है, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा कंपटीशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम रिलीवेंट स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक होता है ना कि एक तैयारी कर रहा है भाई, इतनी किताब लेके इतनी मोटी मोटी बैठा है, पढ़े ही जा रहा है, पूरे दिन पढ़ता है, पूरे दिन पढ़ता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता है। एक है जो कि स्मार्ट स्टडी, उसे पता है, उसने नोट्स बना रखे हैं, उसे पता है कि यहाँ पे मेरा क्रीमी मटेरियल है, ये जो मेरा नोट्स है ना, अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर की इतनी मोटी बुक पढ़ रहा होगा, लेकिन मेरे पास जो नोट्स है ना, वो अगर मैं इस नोटबुक को पढ़ लेता हूं तो पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। एक ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्या हम रिलीवेंट स्टडी कर रहे हैं, क्या हम कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, या फिर हम उल्टा ही अलग ही चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका रिलीवेंट स्टडी होना चाहिए, उस डायरेक्शन में स्टडी होना चाहिए जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, और एक टाइम मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए। अब टाइम मैनेजमेंट की बात होती है तो बच्चे कहते हैं मैम एक टाइम टेबल आप हमें बना के दे दो। मुझे बताओ कि मेरा टाइम टेबल बना, मेरा खुद का टाइम टेबल बनाया हुआ है, क्या मेरा टाइम टेबल आपको हेल्प करेगा? नहीं करेगा। हो सकता है आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपका टाइम पढ़ने का अलग है, आप मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हो, मुझे नाइट में पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था, तो सबका टाइम अलग हो सकता है। तो आप अपने टाइम टेबल को खुद से बनाओ। 24 घंटे आपके पास भी है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उसके पास भी है, जिसका टॉप रैंक फर्स्ट रैंक आ रहा है उसके पास भी है, जिसके सिलेक्शन हो रहे हैं उसके पास भी। मैं कह रही हूँ सबके पास 24 घंटे का टाइम है, लेकिन उस टाइम को यूटिलाइज आप कैसे करते हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, आप सच में एम्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो प्लीज अपने टाइम की वैल्यू को समझना और रिलीवेंट स्टडी करना। कुछ ऐसा नहीं कि कोई भी किताब उठा के पढ़े ही जा रहे। रिलीवेंट स्टडी विद टाइम शेड्यूल मींस हम डेली स्टडी करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि हम डेली स्टडी करेंगे, जिस डेली शेड्यूल में मैंने एक सुबह उठते ही मुझे पता है कि मुझे आज क्या पढ़ना है, मैंने एक नोट्स बना लिया कि भाई 3 घंटे तो मेरे ये रहेंगे कि मुझे ये नोट्स रिवाइज करना है, आज मेरा ये सब्जेक्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। और 3 आवर्स मैंने क्या किया, डिवाइड किया कि मुझे आज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। मैंने इस एनक्लेक्स का ये वाला जो सेक्शन है, एनक्लेक्स का एक सेक्शन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मैंने पहले उसके नोट्स को पढ़ा, मैंने एनक्लेक्स से उस क्वेश्चंस को किया, जिससे मुझे याद रहेगा कि मैंने नोट्स में क्या पढ़ा था। मेरा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा बोल्ड होगा जब मैं उस सब्जेक्ट की थ्योरी को पढ़ के उसके एनक्लेक्स के क्वेश्चंस को निकालती हूँ, मैं उस बुक के सारे क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, तब मुझे पता चलेगा हाँ एक्चुअली ये चीज यहाँ से मेरी गलती हो रही थी, ये क्वेश्चंस मेरे बार बार गलत हो रहे थे। अब मुझे समझ दो, अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको रैशनल के साथ पढ़ना, उसको वहीं पे क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर आपको टाइम मिल रहा है तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये आपका डेली बेसिस पे होना चाहिए, डेली बेसिस पे होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रही 3 घंटे ही पढ़ो, आप 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, लेकिन रिलीवेंट पढ़ो और जो टाइम में घुस रहा है, दिमाग में जा रहा है ना, उतना पढ़ो। अब पता है किताब लेके बैठे, बहुत लोग ऐसे होते हैं बुक खोल के बैठे होते हैं, ठीक है, फोन भी बुक खुला हुआ है, फोन पे बात भी कर रहे हैं, फोन पे मैसेज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वहां पे घर में क्या चल रहा है उससे भी बात कर रहे हैं, लेकिन बुक पे ध्यान नहीं है। बट ऐसी पढ़ाई, आप बोलोगे कि मैं सुबह 10 बजे से 2 बजे तक बैठा, लेकिन आपने पढ़ाई कितनी की, आप सीरियस कितने थे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
समझ में आ रहा है? तो टाइम शेड्यूल जो भी आप 1 या 2 घंटे पढ़ते हो वो एक मतलब अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए कि ऐसा कॉन्सेप्ट कि माइंड में क्लियर हो रहा है और सीरियस। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो बोलते हो मैम थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, पढ़ना है यार, इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या होगा? आपके साथ वाला हर महीने 80,000 सैलरी लेके जा रहा है और आप घर पे बैठे हुए हो और दूसरों से 5,000 2,000 मांग रहे हो। ये आपके लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन है। आपने भी नर्सिंग की, आपके साथ वाले ने भी नर्सिंग की, आपके साथ वाला एम्स में जाके बैठा हुआ है, इतने पेशेंट को सर्व कर रहा है और डेली हर महीने के 80,000 तनख्वाह उठा रहा है और आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने सेम, आपके पास डिग्री है, आपके पास उतनी ही क्वालिफिकेशन है जितनी उसके पास है, लेकिन आप महीने के कुछ भी नहीं कमा रहे हो। भाई इससे ज्यादा मोटिवेशन मुझे लगता है और मेरे लिए कुछ नहीं था। समझ में आ रहा है? मेरे लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन था नॉट ओनली सैलरी। मैं ये बोलती सैलरी के पीछे चलो कुछ नहीं, लेकिन भाई ये तो जरूरी है, ये तो हमारी नीड है। अगर ये ना हो तो हम अपनी अच्छी लाइफ कैसे जिएंगे? अपने घर वालों, परिवार वालों के जो शौक है उनको पूरे कैसे करें? अगर हमारे पास टैलेंट है, मेरे पास डिग्री है, टैलेंट है, तो उसका यूज करो ना। घर पे लेके मत बैठो उस डिग्री और टैलेंट को। वो पेशेंट इतने ज्यादा वहां पे ऐसे हैं, इतनी वैकेंसी निकल रही है, उनको रिक्वायरमेंट है, आपकी जरूरत है उन लोगों को, इसलिए सरकार इतनी वैकेंसी निकाल रही है। तो आप निकलो, पढ़ो, उस जगह पहुंचो, उनको सर्व करो। आपको सारी चीजें पता है, आपने 4 साल की पढ़ाई की है। समझ रहे हो इस बात को? तो प्लीज इसका जो है आप रिलीवेंट पढ़ के टाइम फ्रेम बनाओ और उसके साथ में इस चीजों को करो और टेस्ट देना। अब मैं सेकंड पॉइंट टेस्ट पे बात कर रही हूँ। टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में चीजें निकालनी है, तो टेस्ट को एनालाइज करना सबसे ज्यादा। टेस्ट तो आपने दे दिया, आपने 1 घंटे का टाइम लगाया, आपने 100 क्वेश्चन निकाल दिए, आपने 100 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन आपने उसको पलट के नहीं देखा कि क्या मैंने जो क्वेश्चंस किया था वो सही था या नहीं था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर कि बताओ जो लंग सरफेक्टेंट होता है, लंग सरफेक्टेंट होता है, उसका काम क्या होता है? वो रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को, ठीक है, डिक्रीज द सरफेस टेंशन, इंक्रीज द सरफेस टेंशन, लेकिन आपने टिक तो कर दिया, आपको कंफ्यूजन में आपने टिक कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो सही है या गलत है। तो ये चीजें प्लीज मत करो। आप टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, जो आपकी गलती हुई है, क्यों हुई है, उसको पहचानो कि भाई मैंने क्यों गलती की, क्यों मैंने इंक्रीज किया जबकि ये डिक्रीज होता है। मेरे नोट्स में ये चीज मुझे लिखवाया गया है लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं था क्वेश्चन के टाइम पे। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी। इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, टेस्ट में जो गलती हो रही है, जो रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, व्हाई दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, उस सॉल्यूशन को ढूंढो, उसको देखो, उस पर काम करो। उस टॉपिक को, हो सकता है उस टॉपिक की नॉलेज आपको नहीं थी, वो टॉपिक ही आपने नहीं पढ़ा था, उस टॉपिक को पढ़ो कि नेक्स्ट टाइम इसमें से अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं गलत नहीं करूंगा। और इतना काम आपने कर लिया ना, तो एग्जाम में सारे क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कहती कि पूरे 100 के 100 पेपर करके आओगे, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे, आपने इस तरह की तैयारी कर रखी है, तो आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरी तैयारी कितनी है, आपको पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। वैसे तो किसी को पता नहीं चलता है। एग्जाम देके जिस दिन मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, लिस्ट में नाम था, मुझे नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इतना श्योर कोई नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, आपकी इस तरह की पढ़ाई होगी तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। आप जिस एग्जाम में बैठोगे, इस तैयारी के साथ में आपका हर एक एग्जाम क्लियर होगा, ये मैं कह रही हूँ। और नो मल्टीपल स्ट्रैटेजी, और प्लीज इस चीजों से भी दूर रहे कि आज उस टॉपर्स की टॉक आ गया और वो टॉपर्स आया है, उसने एक वीडियो निकाला है, उसको देख लिया, अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। भाई अपनी स्ट्रैटेजी मत बदलो, बार बार नई स्ट्रैटेजी मत बनाओ। अगर लग रहा है कि वो स्ट्रैटेजी इफेक्टिव नहीं है, कैसे पता चलेगा? जब पूरे दिन काम करने के बाद, ये आपने डेली बेसिस पे अपना स्ट्रैटेजी बनाया, रात में सोने से पहले अगर आपने सारी चीज पढ़ रही हो, क्यों एक बार रिवाइज करके सोना, बोलना यार आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव था। या फिर जब आप टेस्ट दे रहे हो तो एक ही दिन में आपके सारे क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे, कभी आपके पहले 20 नंबर आ रहे थे, अब 30 आ रहे, 40 आ रहे, धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता है। यार उसके तो 70 नंबर आ रहे, मेरे तो 10 ही नंबर आ रहे। उसने कर रखी है ना उतनी पढ़ाई, आपने नहीं की है, करो, आप भी शुरुआत करो, टाइम है आपके पास। तो प्लीज इस टाइम शेड्यूल के साथ ये जो मैंने आपको बताया है, मुझे लगता है इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा और आप अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग कंपटीशन के वे को समझोगे। कंपटीशन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूर करोगे। मल्टीपल स्ट्रैटेजी प्लीज मत बनाओ, अपना एक इफेक्टिव अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाओ। किसी भी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी फॉलो मत करो क्योंकि उसका पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। ठीक है भाई। एट लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है, इज नॉर्सेट बी द टफेस्ट एग्जाम इन ऑल द गवर्नमेंट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम? ये बहुत ज्यादा लोगों में ये रहता है कि भाई सबसे ज्यादा हार्ड एग्जाम है। इज नॉर्सेट
यहाँ पे नॉर्सेट थोड़ा सा सही करेंगे, नॉर्सेट। इज नॉर्सेट बी द टफेस्ट एग्जाम इन ऑल द गवर्नमेंट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम? तो मैं बोलूंगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने ऐसा बना रखा है। क्यों बना रखा है? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की और नॉर्सेट के एग्जाम में कूद गए। नॉर्सेट का एग्जाम एक स्टैंडर्ड एग्जाम जरूर है, लेकिन टफेस्ट एग्जाम नहीं है। समझ में आ रहा है? नॉर्सेट एक स्टैंडर्ड नर्सिंग एजुकेशन जो होता है ना, स्टैंडर्ड नर्सिंग की जो प्रैक्टिस होती है, उसके वे में क्वेश्चंस को पूछता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नॉर्सेट एकदम सबसे टफेस्ट एग्जाम है। नो, NORCET is not a toughest exam, but NORCET is a standard nursing exams, जिसको अगर अच्छी तरीके से पढ़ के, जो मैंने बताया है इस तरीके से आपने नर्सिंग की पढ़ाई की है, तो आप नॉर्सेट के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हो। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।